हम डेफिनिट इंटीग्रल के बारे में पढ़ेंगे। तो डेफिनिट इंटीग्रल का जो प्रॉपर्टी होता है उसे भी हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले समझते हैं डेफिनिट इंटीग्रल के बारे में अच्छी तरह से। इनडिफिनिट इंटीग्रल के जैसा ही है ये इनडिफिनिट इंटीग्रल। बस सिर्फ हम क्या करेंगे, इसमें हम लिमिट लगा देंगे। लिमिट लगाने के कारण ही हम इसे डिफिनिट इंटीग्रल कहते हैं। तो जैसे कि हम इसका डेफिनेशन किसे लिखेंगे, इसका हम डेफिनेशन लिख रहे हैं कि लेट एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है, ये फंक्शन डिफाइंड है, जो ये फंक्शन जो है और डिफाइंड इन क्लोज इंटरवल ए से बी तक, सच दैट, है ना, ये डिफाइन है। तो इंटीग्रेशन क्या होता है, तो हम कहते हैं कि इंटीग्रेशन फंक्शन एफ ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स फ्रॉम ए, जो इंटरवल ए है, ए से बी तक। तो कैसे निकालें इसे, इसका हम डेफिनिट इंटीग्रल ये हो गया, क्योंकि मैंने ये लिमिट लगा दिया ए से बी तक। यहाँ पर ये नीचे वाला लिमिट को लोअर लिमिट कहते हैं, और ये ऊपर वाले लिमिट को क्या कहते हैं, अपर लिमिट कहते हैं। ठीक, ये अपर लिमिट। तो सबसे पहले जैसे इनडिफिनिट इंटीग्रल में इंटीग्रेशन करते थे पहले वैसे कर लेंगे। उसके बाद फाइनल जब पूरा इंटीग्रेशन हो जाएगा तब हम अपर लिमिट लगाएंगे और माइनस लोअर लिमिट। तो सपोज दैट अगर जो मैंने इंटीग्रेशन किया है एफ ऑफ एक्स फंक्शन को, तो उसका इंटीग्रेशन आया कैपिटल एफ ऑफ एक्स आया है। तो इसमें हम क्या करेंगे, लिमिट लगा देंगे ए से बी तक। ये ए जो है वो लोअर लिमिट है और बी जो है अपर लिमिट है, जो यहाँ पर मैंने जिसे लिख दिया हूँ कि बी जो है अपर लिमिट है और ए जो है लोअर लिमिट है। तो क्या किया जाता है कि पहले हम अपर लिमिट पुट करते हैं बी, जहाँ पर एक्स है, वेरिएबल के जगह पर, ना कि कांस्टेंट के जगह पर। जहाँ जहाँ वेरिएबल रहता है वहाँ वहाँ पुट करना पड़ता है। तो एक्स वेरिएबल है तो हम एक्स के जगह पर पुट करेंगे तो क्या होगा, एफ ऑफ बी मतलब बी में फंक्शन जाएगा, फिर माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे, फंक्शन एक्स के जगह पर लोअर लिमिट क्या जाएगा, ए। तो ये डिफिनीशन मेरी उम्मीद से है कि आपको समझ में आ गया होगा कि एफ ऑफ बी पहले अपर लिमिट पुट कर देते हैं, बीच में माइनस लगाते हैं, माइनस लोअर लिमिट एफ ऑफ ए, है ना। पहले अपर लिमिट लगाएंगे एफ ऑफ बी माइनस लोअर लिमिट एफ ऑफ ए। एक एग्जांपल लेते हैं जिससे अच्छी तरह से ये डेफिनेशन समझ में आ जाएगा। जैसे कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ कि इंटीग्रेशन 1 से 3 करता हूँ, ठीक, एक्स स्क्वायर डी एक्स, और यहाँ पर 2 है। तो हम इसे इंटीग्रेशन सबसे पहले इनडिफिनिट इंटीग्रेशन की तरह इसे इंटीग्रेशन करते हैं। तो एक्स स्क्वायर वेरिएबल है, 2 तो कांस्टेंट है, तो उसका कोई मतलब नहीं रहा। इसे हम 3 कर देते हैं, ठीक, एक पल के लिए। तो ये 3 हो जाती है, तो कांस्टेंट है तो इसे कोई मतलब नहीं, तो बाहर निकाल सकते हैं। तो 3 बाहर निकल गया और इंटीग्रेशन 1 से लेकर के कहाँ तक है, 3 तक, एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक, तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है एक्स क्यूब बटे 3, क्योंकि जितना पावर होता है उतना से डिवाइड होता है। ठीक, और मैंने ये पहले 2 ही माना था, जो वही ठीक था, सॉरी मैंने थोड़ा कर दिया। ठीक, ये 2 होगा और ये 2 पहले से था। तो हम यहाँ पर लिमिट लगाएंगे, क्या लिमिट है, 1 से 3 तक, 1 से 3 तक ये लिमिट था। तो यहाँ पर ये हम जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ पर अपर लिमिट पुट करेंगे, फिर माइनस जहाँ जहाँ x वेरिएबल है वहाँ पर लोअर लिमिट पुट करेंगे। तो हम पुट करते हैं, फार्मूला मैंने लिख ही दिया, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, इस तरह से। तो हम क्या करते हैं कि 1/3 को, ये नंबर ना है, 3 नंबर है, कांस्टेंट है, तो इस पर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा लिमिट का, क्योंकि यहाँ पर कहीं पुट नहीं कर सकते हैं, तो वो एज इट इज़ बाहर निकाल सकते हैं। इस बात को बहुत ध्यान से रखो, ये बेसिक कंसेप्ट है, इसे समझना बहुत ज़रूरी है। जो भी नंबर रहता है वेरिएबल के साथ डिवाइड में या मल्टीप्लाई में, तो वो बाहर निकाल सकते हैं लिमिट लगाने से पहले भी। तो हम 1/3 को बाहर लिख लेते हैं, तो ये 2 हो गया और 1/3 बाहर आ गया। अब लिमिट जो था x पर पावर 3, इस पर हम लिमिट लगा सकते हैं। अभी लगाया मैंने नहीं, सिर्फ इसे लिख के रख दिया हूँ।
तो क्या होगा 2/3 ये पहले से था। जब हम x के जगह पर अपर लिमिट पुट करेंगे 3 तो 3 का पावर क्या हो जाएगा 3 माइनस, और फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे x के जगह पर तो x की जगह पर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो 1 का पावर 3। अब ये सोल्व करते हैं तो 2/3 3 को जब 3 बार गुना करेंगे तो 27 आएगा, माइनस 1 को 3 बार गुना करें तो 1 ही आएगा। तो ये मेरा आंसर हुआ जो डिफिनिट इंटीग्रल था। 1 से 3 तक लिमिट था, 1 से 3 तक लिमिट था, और 2x² dx ये क्वेश्चन था। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया 1 से 3 तक 2x² dx बराबर 2/3, 27 में से 1 गया 26, तो मतलब कि 52/3 ये आंसर हो गया। इस तरह से डेफिनिट इंटीग्रल सॉल्व किया जाता है। एक इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन लेते हैं और उसे हम सॉल्व करते हैं अगले पेज पर, ताकि अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। उसके बाद हम प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल पढ़ेंगे। तो हम एक यहाँ पर क्वेश्चन लेते हैं, इंटीग्रेशन साइन रूट x + 1/√x + 1 dx, और लिमिट लगा देते हैं x का वैल्यू 0 से 1 लगा देते हैं, 0 से 1 लगा देते हैं लिमिट। तो हम इसे इंटीग्रेशन करते हैं। तो इंटीग्रेशन करने के लिए पहले हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा कि लेट जो एंगल ये दिया हुआ है रूट के अंदर उसे मानेंगे, √x + 1 बराबर t, ये मैंने मान लिया। तो डिफरेंशिएट करेंगे दोनों तरफ, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट में। तो क्या होगा √x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/√x + 1 हो जाएगा इंटू dx ये होता है, और दाएं तरफ dt हो जाएगा। ठीक, ये हो गया। तो हम यहाँ से देख रहे हैं कि 1/√x dx को लिख सकते हैं क्या, ये 2 जो है इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 dt लिख सकते हैं। 1/√x + 1 dx बराबर क्या आ जाएगा 2 dt। तो हम रिप्लेस कर देंगे तो मेरा नया इक्वेशन क्या हो जाएगा। और ये जो इस बात को ध्यान रखो कि जो ये लिमिट दिया हुआ है 0 और 1 वो x का लिमिट है, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल x है। तो हमें जब कन्वर्ट बदल देंगे t में तो t का लिमिट लिखना पड़ेगा ना, निकालना पड़ेगा, तो वो भी हम निकालेंगे। तो हम पहले इसे अरेंजमेंट करते हैं। तो न ऊपर वाले डेफिनिट इंटीग्रल को किस तरह से लिखेंगे, इंटीग्रेशन लिमिट को बाद में लिखेंगे, पहले हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। क्योंकि √x + 1 को मैंने t माना है तो sin t हो जाएगा, sin t, और 1/√x dx 1/√x + 1 इंटू dx बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से 1/√x + 1 dx बराबर 2 dt। तो हम यहाँ पर 2 dt लिख सकते हैं, 2 dt ये हो गया। अब बात रहा लिमिट का, तो लिमिट रखेंगे। यहाँ पर लिमिट दिया हुआ था क्या कि वेन जब x का लिमिट 0 था, लोअर लिमिट क्या था 0 था। क्वेश्चन में देख सकते हो कि जब x का लिमिट क्या था 0 था और अपर लिमिट 1 था। तो जब x का लिमिट 0 है तो क्या मैंने माना था √x + 1 बराबर t माना था। तो इसी से मेरा निकलेगा t का लिमिट, जिसको हम मानते हैं उसी से निकलेगा। तो मैंने इसको माना था सॉल्व करने के लिए इंटीग्रेशन को, तो इसी से लिमिट निकलेगा t के टर्म में। लोअर लिमिट पुट करेंगे तो लोअर लिमिट t का निकलेगा, और जब अपर लिमिट x का पुट करेंगे तो अपर लिमिट t का निकलेगा। तो हम पुट करते हैं x = 0 जो कि क्या है लोअर लिमिट है x का, तो यहाँ से जो निकलेगा वो लोअर लिमिट t का निकलेगा। तो जब x बराबर 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 होगा, √0 + 1 बराबर 1 होगा, और को किसका लिमिट होगा t का लिमिट हुआ, ये लोअर लिमिट हुआ t का। ठीक, अब अपर लिमिट पुट कर देते हैं। तो अपर लिमिट क्या था, अपर लिमिट था x का, जब x बराबर 1 था, तो इसमें पुट कर देते हैं √x + 1 बराबर t। तो पुट करेंगे तो क्या लिमिट हो जाएगा
यहाँ पर 1 रखेंगे तो 1 1 2 हो जाएगा। ये टी का अपर लिमिट क्या हो गया, √2 ये हो गया। तो हम यहाँ पर लिमिट लगा देंगे। लोअर लिमिट टी का क्या होगा, टी का लोअर लिमिट क्या निकला है, लोअर लिमिट टी का 1 निकला है तो 1 रख देंगे, और अपर लिमिट क्या निकला है, √2 तो यहाँ पर √2 लिख देंगे। अब ये मेरा क्वेश्चन हो गया कि इंटीग्रेशन 1 से अपर लिमिट 2 तक साइन टी और ये 2dt। तो ये तो नंबर है 2, तो 2 को बाहर लिख सकते हैं यहाँ से, तो ये 2 बाहर हो गया। इंटीग्रेशन 1 से √2 साइन टी और dt, तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस टी, तो ये 2 पहले से था कॉस टी। लिमिट लगा देते हैं 1 से √2 तक, तो यहाँ से क्या होगा आंसर, -2। जब हम t के जगह पर अपर लिमिट पुट करेंगे तो क्या होगा, cos √2, फिर माइनस लोअर लिमिट डालना पड़ेगा, तो t के जगह पर 1 डालेंगे तो cos 1। ये हो गया आंसर हो गया। ये बात को ध्यान में रखो कि डेफिनिट इंटीग्रल में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं आता है, क्योंकि वो कैंसिल हो जाता है। इसलिए हमेशा कभी नहीं डेफिनिट इंटीग्रल जब भी लिमिट लगा रहे और लोअर लिमिट अपर लिमिट, तो डेफिनिट इंटीग्रेशन में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी नहीं आता है। अब हम प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल के बारे में अगले पेज पर पढ़ते हैं, समझते हैं, उसके बाद उस पर क्वेश्चन कुछ सॉल्व करेंगे धीरे धीरे करके। तो हम सबसे पहले प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं अगले पेज पर। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, फर्स्ट प्रॉपर्टी प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल में फर्स्ट प्रॉपर्टीज है क्या, फर्स्ट चेंज ऑफ वेरिएबल। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, चेंज ऑफ वेरिएबल, कि अगर जो वेरिएबल को चेंज भी कर देंगे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो फार्मूला क्या, जैसे कि इंटीग्रेशन फ्रॉम a to b f(x) dx है, तो x रहे या y रहे z रहे कुछ भी रहे, वो तो नाम सिर्फ दिया हुआ है ना कि x है या y है, तो उसको हम x के जगह पर t भी लिख देंगे f(t) dt, और a से b, तो उसे लिखा जा सकता है, कोई भी वैल्यू में परिवर्तन नहीं होगा। जितना भी वैल्यू इसका आएगा f(x) dx का फ्रॉम इंटीग्रेशन a to b, वही वैल्यू f(t) dt का भी आएगा, तो इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। वेरिएबल के चेंज करने से उसका मान में परिवर्तन नहीं होता। यही प्रॉपर्टी पहला कहता है। अब दूसरा प्रॉपर्टी कहता है कि अगर जो हम लिमिट चेंज कर देंगे, अपर लिमिट को लोअर लिमिट कर देंगे और अपर लिमिट को लोअर लिमिट बना देंगे और लोअर लिमिट को अपर लिमिट बना देंगे, तो सिर्फ उसका वैल्यू में माइनस का फर्क पड़ेगा, है ना। इसमें लिख सकते हैं लैंग्वेज में, इफ लिमिट ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन विल चेंज, डेफिनिट इंटीग्रेशन इज चेंज किया जाता है, देन माइनस साइन, देन वैल्यू इज रिवर्स ऑफ ओरिजिनल, तो सिर्फ माइनस साइन हो जाएगा, तो देन ओनली माइनस साइन विल बी इंट्रोड्यूस। मतलब ये कहने का मतलब ये है फार्मूला कि अगर जो हम a से b लिमिट है f(x) dx है, और इसे हम अगर जो लिमिट को उलट देते हैं, b से a कर देते हैं और f(x) dx का वैल्यू निकालेंगे, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू निकालने पर सिर्फ इसमें माइनस साइन आ जाएगा। तो ये माइनस साइन अगर जो लगा देंगे तो दोनों वैल्यू क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, तो सिर्फ माइनस साइन का अंतर पड़ता है। अब जब अपर लिमिट को लोअर लिमिट बनाएंगे और लोअर लिमिट को अपर लिमिट बनाएंगे, तो ये भी फार्मूला है, इम्पोर्टेंट फार्मूला है, क्योंकि माइनस साइन लग जाता है। अब ये कहता है तीसरा फार्मूला कि अगर जो c एक ऐसा पॉइंट है जो कि a से बड़ा है और b से छोटा है, a और b के बीच में लाई करता है, इंटरवल दिया हुआ, जैसे कि a = 3 से 5 है, तो 3 और 5 के बीच में 4 भी हो सकता है, तो बीच में आ सकता है। तो जब इस इंटरवल में कोई फंक्शन डिफाइन है ना, इन दिस इंटरवल फंक्शन f(x) इज
डिफाइन, तो प्रॉपर्टी होता है कि इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स बराबर, हम इसे ब्रेक कर सकते हैं, ए से सी तक, सी से बी तक ब्रेक कर सकते हैं। जितना भी यहाँ पर होगा वहाँ से अगर जो 2-4 गो और इंटरवल होगा यहाँ पर टुकड़ा में बीच में, तो उसको भी ब्रेक करके लिख सकते हैं। तो पहले ए से सी तक जाएंगे, 2 पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। ए से सी तक एफ ऑफ एक्स डी एक्स वही रहेगा फंक्शन जो ये है, प्लस अब सी से बी तक जाएंगे तो इंटीग्रेशन सी से बी तक जाएंगे और फंक्शन वही रहेगा एफ ऑफ एक्स डी एक्स। इस तरह से अगर जो एक ठो और रहता, सी के बाद डी रहता, तो सी से डी तक जाते, उसके बाद डी से बी तक जाते। तो ये जनरलाइजेशन फार्मूला हो गया है। अब एक फार्मूला ये है, चौथा फार्मूला, कि इंटीग्रेशन अगर जो ए और ए से बी तक है एफ ऑफ एक्स डी एक्स है, तो हम रिप्लेस कर सकते हैं, मतलब थोड़ा चेंजेस ला सकते हैं सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन, कि फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ दोनों लिमिट को जोड़ दो। एक्स को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, एक्स को रिप्लेस कर सकते हैं ए प्लस बी, दोनों फंक्शन को, दोनों लिमिट को जोड़ दो ए प्लस बी और माइनस एक्स कर दो जो वेरिएबल है, इंटू डी एक्स, ऐसा हम कर सकते हैं। ये फार्मूला होता है। ठीक, अब हम अगला फार्मूला अगले पेज पर डिस्कस करते हैं, यहाँ पर जगह नहीं है। 5वां नंबर फार्मूला है कि इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस ए टू प्लस ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स रहे, तो हम इसे ब्रेक कर सकते हैं 2 तरह से, कि अगर जो एफ ऑफ एक्स इवेन फंक्शन है तो क्या होगा, और जब ओड फंक्शन है तो क्या होगा। 2 तरह से इसे हम कर सकते हैं। तो अगर जो इवेन फंक्शन है तो माइनस ए और प्लस ए के बीच में रहने पर इसको हम 2 बाहर लिख देंगे और 0 लोअर लिमिट से शुरू करेंगे और अपर लिमिट ए तक जाएगा, क्योंकि इवेन फंक्शन है, इस कारण से एफ ऑफ एक्स टू एक्स ऐसा होता है। ठीक है, माइनस ए टू प्लस ए रहे, एफ ऑफ एक्स डी एक्स रहे, और कंडीशन ये रहे कि एफ ऑफ एक्स इवेन फंक्शन रहे, तो लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। कब, जब इवेन फंक्शन रहे, क्या, एफ ऑफ एक्स जब इवेन फंक्शन रहे। जब ओड फंक्शन रहेगा एफ ऑफ एक्स तो उस केस में 0 होता है। ये प्रॉपर्टी डेफिनेट इंटीग्रल का बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इससे अधिकतर क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। 6ठा नंबर फार्मूला है कि माइनस ए से प्लस ए रहे, एफ ऑफ एक्स डी एक्स रहे, तो हम लिख सकते हैं किस तरह से, इंटीग्रेशन 0 से ए लिख सकते हैं और एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स को हम ये लिख करके इंटीग्रेशन कर सकते हैं डी एक्स के रेस्पेक्ट में। ये भी फार्मूला ही है। और एक फार्मूला है कि अगर जो फ्रॉम 0 टू 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स रहे, लिमिट 0 से 2a तक रहे, तो हम क्या लिख सकते हैं इसे, कि 0 से a तक शुरू करेंगे और एफ ऑफ एक्स लिखेंगे प्लस एफ ऑफ 2a माइनस एक्स लिख सकते हैं। यहाँ पर फार्मूला 0 से 2a और एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इंटू डी एक्स ये लिख सकते हैं। 0 से 2a लिमिट है, यहाँ पर बात को ध्यान दो, 0 से 2a लिमिट है और एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 2a माइनस एक्स लिख सकते हैं। ये फार्मूला है। तो अधिकतर क्वेश्चन इसी 7-8 फार्मूले पर सारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो हम एक क्वेश्चन लेते हैं और उसे सोल्व करते हैं। एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन है इंटीग्रेशन -1 टू +1 और एफ ऑफ एक्स डी एक्स है, जहाँ पर ये एफ ऑफ एक्स इस तरह से डिफाइन है, उसका वैल्यू -1 प्लस ए इंटरवल के बीच में। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं वो जो फंक्शन जो एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स बराबर इस तरह से है कि जब एक्स का वैल्यू लेस देन 0 रहता है तो क्या होता है, तब होता है 1 - 2x। ये फंक्शन इस तरह से ही डिफाइंड है, 1 - 2x।
और जब x का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 है तब इसका फंक्शन एफ ऑफ एक्स जो है उसका वैल्यू दूसरा रहता है। वो दिया हुआ है क्या 1 + 2x, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। इस तरह से फंक्शन डिफाइन किया हुआ है एफ ऑफ एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन करना है एफ ऑफ एक्स फंक्शन का। जब x लेस देन 0 रहे तब ये फंक्शन डिफाइन है 1 - 2x, और जब x ग्रेटर देन 0 इक्वल्स टू रहे तो 1 + 2x ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो हम कैसे सोल्व करेंगे कि एक तो सोल्व करेंगे -1 से 0 तक में। क्यों? क्योंकि 0 तक में दूसरा फंक्शन डिफाइन है और 0 से बड़ा तक के लिए दूसरा फंक्शन डिफाइन है, 1 + 2x फंक्शन डिफाइन है। इसलिए हमें ब्रेक करना पड़ेगा 0 से। -1 और +1 के बीच में 0 आता है तो ब्रेक प्रॉपर्टी लगाएंगे, जो जैसे कि वहाँ पर दिया हुआ था फार्मूला में कि जब c एक ऐसा इंटरवल के बीच में पॉइंट रहे a और b के बीच में तो हम ब्रेक कर सकते हैं c पर। तो यहाँ पर क्या है 0 आ रहा है तो ब्रेक कर सकते हैं। तो हम इस इक्वेशन को क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन फ्रॉम -1 से +1 एफ ऑफ एक्स डी एक्स को लिख सकते हैं -1 से 0 एफ ऑफ एक्स डी एक्स +0 से 1 तक एफ ऑफ एक्स 0 एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो -1 से 0 तक में कौन सा फंक्शन डिफाइन है, तो x लेस देन वाला है तो 1 - 2x लिखाएगा एफ ऑफ एक्स के जगह पर, क्योंकि निगेटिव के लिए फंक्शन डिफाइन है 1 - 2x। तो यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा 1 - 2x, ये एफ ऑफ एक्स का वैल्यू है। और लिमिट लगा देते हैं -1 से 0 तक dx, ये हो गया प्लस। अब पॉजिटिव इंटरवल के लिए 0 से 1 के लिए इंटरवल, क्योंकि 0 से बड़ा है तो 0 से बड़ा के लिए क्या डिफाइन है 1 + 2x है। तो यहाँ पर वैल्यू एफ ऑफ एक्स का क्या हो जाएगा 1 + 2x हो जाएगा, क्योंकि x ग्रेटर देन है मतलब 0 से बड़ा वैल्यू के लिए क्या है एफ डिफाइन फंक्शन क्या डिफाइन है 1 + 2x है। तो लिखेंगे इंटीग्रेशन 0 से 1 और फंक्शन क्या होगा 1 + 2x हो जाएगा, ये हो गया। तो हम इसे इंटीग्रेशन कर देते हैं जैसे इनडिफिनिट इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन करते हैं उस तरह से, उसके बाद वैल्यू पुट कर देंगे। तो 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x, और x का यहाँ पर हो जाएगा x² 2 और ये 2 था तो ये हो जाएगा। लिमिट लगा देते हैं -1 से +0 तक, फिर अब इसे इंटीग्रेशन करते हैं तो 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा +2 x का इंटीग्रेशन x² 2, लिमिट रख देते हैं 0 से 1। ठीक, देख रहे हैं कि यहाँ 2 से 2 कैंसिल ही हो जाएगा। अब हम वैल्यू पुट करते हैं, जब 0 पुट करेंगे तो ये भी 0 ये भी 0, तो माइनस का मतलब ही नहीं रहा, तो यहाँ पर 0 डालेंगे तो 0 ही हो जाएगा। 0 - 0 = 0, माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो लोअर लिमिट माइनस रखें, x की जगह पर -1 रखेंगे, फिर माइनस ये जो माइनस लिखेंगे x की जगह पर -1 रखेंगे तो -1 का स्क्वायर, ये हो गया प्लस। अब यहाँ पर देखो एक रखेंगे x की जगह पर तो यहाँ पर क्या होगा 1 प्लस यहाँ पर 1 का स्क्वायर। अब माइनस लोअर लिमिट तो 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा और यहाँ भी 0 का स्क्वायर 0 ही हो जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या ये -1 है और ये -1 है, ठीक, प्लस ये 1 1 2 हो जाएगा, ये तो 0 है तो प्लस में 2 है तो -1 ये -2 हो जाएगा और बाहर में माइनस लगा हुआ तो +2 और +2 4 हो जाएगा आंसर इस क्वेश्चन का। अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं और उसे सोल्व करते हैं। अब हम अगला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। में कह रहा है कि इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 mod 5x - 3 dx। तो हम मॉडुलस फंक्शन को पहले ब्रेक करेंगे, अदरवाइज सोल्व नहीं होगा। तो ब्रेक करने के लिए ये हमें देखना है कि किस इंटरवल में पॉजिटिव है और किस इंटरवल में निगेटिव है। तो इसको क्या करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए इसको हम 0 के बराबर करते हैं। तो क्या होगा 5x - 3 = 0, तो x = क्या आ गया 3/5। तो मतलब कि अगर जो x का वैल्यू 3.5 से बड़ा रहे तो ये अंदर का टर्म क्या आएगा पॉजिटिव आएगा, तो पॉजिटिव आएगा तो मॉडुलस ऐसे ही हट जाएगा। और जब x का वैल्यू
3.5 से कम रहेगा तो क्या ये निगेटिव आएगा, तो निगेटिव आता है तो मॉडुलस क्या होता है, एक मॉडुलस हटता है और एक निगेटिव साइन आगे में लग जाता है। तो हम सबसे पहले मॉडुलस फंक्शन को अलग अलग ब्रेक करते हैं। तो लिख सकते हैं 5x-3 को, इसका 2 वैल्यू आएगा कब, जब x ग्रेटर देन रहेगा 3/5 से, ये 3.5 से, तो मॉडुलस क्या हो, मॉडुलस सिर्फ हट जाएगा पॉजिटिव के साथ, तो x-3 होगा। और जब x का वैल्यू लेस देन रहे 3/5, यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल्स टू होगा, 3/5 से लेस देन रहेगा तो अंदर का टर्म निगेटिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर जो 3/5 है का वैल्यू रख करके देखते हैं, जैसे कि -2 क्या है, 3/5 से कम है, तो यहाँ पर अगर जो रखेंगे -2 तो क्या होगा, -10 3 13 -13 जो कि निगेटिव है। तो निगेटिव रहता है तो मॉडुलस हटता है और निगेटिव साइन लगता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, तो माइनस किसका हो जाएगा, 5x-3, ये हो जाएगा इस इंटरवल के लिए। तो अब हमें इंटीग्रेट करना है, एक बार लेंगे इंटरवल क्या हुआ, 0 से ले करके 3/5 के लिए। क्यों? क्योंकि 0 से 3/5 तक ले क्या है, 0 से 0 से ले करके 3/5 तक निगेटिव इंटरवल में आएगा इंटीग्रेशन, और 3/5 से लेकर के 1 तक में पॉजिटिव वाला लेंगे। तो हम इस इंटीग्रेशन को ब्रेक कर सकते हैं 2 पार्ट में। क्या है इंटीग्रेशन, 0 से 1 तक मॉड 5x-3 dx, तो इसे लिख सकते हैं, ये 0 है, इसे ब्रेक कर सकते हैं कि इंटीग्रेशन 0 से लेकर के 3/5। तो देख रहे हैं कि 3/5 से छोटा लिमिट आ रहा है, 3/5 अपर लिमिट है और लोअर लिमिट क्या है, 0। तो 0 से 3/5 तक में क्या होगा, निगेटिव इंटरवल, निगेटिव मॉडुलस फंक्शन डिफाइन होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे -5x -5x-3, ये निगेटिव के साथ खुलेगा इस इंटरवल में 0 से 3/5 तक में, मॉडुलस फंक्शन हटेगा और एक माइनस साइन लगेगा जो कि मैंने डिफाइन कर रखा है इंटू dx। अब होगा 3/5 से लेकर के 1 तक, क्योंकि 0 से 1 तक जाना है ना, तो ये 3/5 तक पहुंचाया था, तो यहाँ पर लोअर लिमिट 3/5 से 1 तक। तो 3/5 से बड़ा के लिए 3/5 से जब x का वैल्यू बड़ा था तो ये फंक्शन डिफाइन होता है, क्योंकि मॉडुलस फंक्शन को मैंने 2 बार में ब्रेक कर दिया, 2 पार्ट में। तो हम लिख सकते हैं 5x-3, तो 5x-3 इंटू dx, ये हो गया। अब हम अलग अलग इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो हम इसको जब इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा, माइनस हम अलग रख लिख लेते हैं, और इसका इंटीग्रेशन होगा x² 2 और -3x, ये हो गया। तो इसका लिमिट रख देते हैं 0 से लेकर के 3/5 तक, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 5x² 2 -3x, और इसका भी लिमिट रख देते हैं 3/5 से लेकर के 1 तक। तो जब हम 3/5 अपर लिमिट पुट करेंगे तो क्या आएगा, अपर लिमिट पुट करेंगे तो आएगा 3/5 का होल स्क्वायर, और ये 5 था बटे 2 -3 इंटू 3/5, ये हो गया। और माइनस जब लोअर लिमिट 0 पुट करेंगे तो ये भी टर्म 0 हो जाएगा, ये भी टर्म 0 होगा, तो उसका कोई मतलब नहीं रहा। ठीक, ये हो गया। अब इधर हम 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 1 पुट करेंगे तो 5/2 हो जाएगा, क्योंकि एक्स के जगह पर 1 रखेंगे तो 1 ही आएगा, और -3 यहाँ पर भी 1 तो 1, ये हो गया। अपर लिमिट पुट करने पर ये वैल्यू आया। अब लोअर लिमिट पुट करते हैं 3/5, तो जब लोअर लिमिट पुट करेंगे तो माइनस लिखेंगे तो क्या होगा, 3/5 का होल स्क्वायर, 5 इंटू 3/5 का होल स्क्वायर बटे 2, और माइनस में 3 इंटू 3/5, ये आएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 9/5 इंटू 10, और यहाँ से हो जाएगा 9/5, ये हो गया। और इधर से क्या होगा, इधर होगा 5 में से 6 गया तो -1/2, और इधर होगा -9/10 और -9/5, ये आएगा। तो यह -9/10 हो गया प्लस 9/5,
तो यहाँ से होगा -1/2 -9/10 माइनस माइनस +9/5 ये होगा। तो ये भी दो वैल्यू है और ये भी दो वैल्यू है, तो ऐड कर देते हैं तो -9/5 होगा और ये 18/5 हो जाएगा और -1/2 तो कितना हो जाएगा 9/5 और -1/2 तो 18 में से 5 गया 13/10 13/10 आंसर हो जाएगा इसका पहला इंटीग्रेशन का। अब दूसरा क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं अगला पेज पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इंटीग्रेशन 0 से पाई है मॉड cos x dx है। ठीक, ये क्वेश्चन है। तो हम पहले मॉडुलस फंक्शन को डिफाइन करेंगे कि किस में पॉजिटिव होगा, किस इंटरवल में पॉजिटिव होगा, किस इंटरवल में नेगेटिव होगा। तो हम जानते हैं कि जो cos x है वो 0 से π/2 तक में क्या होता है, पॉजिटिव रहता है। और तो पॉजिटिव रहता है तो पॉजिटिव के साथ खुलेगा जब x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू π/2 रहेगा। और जब x लेस देन रहेगा, सॉरी x लेस, ये लेस देन के लिए कि 0 से π/2 तक में ही पॉजिटिव रहता है और इक्वल्स टू, और ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 के लिए निगेटिव हो जाता है cos π/2, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में cos निगेटिव होता है। तो π/2 से बड़ा होगा तो सेकेंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा तो ये cos निगेटिव हो जाएगा। तो अब हम इसे इंटीग्रेट करते हैं ब्रेक करके इंटरवल को। तो क्या होगा, इंटीग्रेशन 0 से पाई मॉड cos x dx को हम लिख सकते हैं दो पार्ट में, एक निगेटिव 0 से π/2 तक में। तो जब 0 से π/2 तक में रहेगा तो 0 से π/2 तक में cos क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो मॉडुलस फंक्शन ऐसे ही हट जाएगा, 0 से π/2 तक में मॉड ऐसे ही हट जाएगा, cos x सिर्फ हो जाएगा लेकिन इंटू dx। लेकिन π/2 से पाई तक में क्या होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में cos निगेटिव होता है, इसलिए मॉड हटेगा और माइनस साइन लगेगा। तो मॉड cos x dx ये हो जाएगा। अब हम दोनों को इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x, लिमिट रख देंगे 0 से π/2 प्लस यहाँ पर क्या होता है, ये माइनस साइन मैंने बाहर निकलेगा। ठीक, cos x का इंटीग्रेशन sin x, लिमिट हो जाएगा π/2 से पाई तक। तो पुट करते, जब साइन π/2 पुट करेंगे तो 1 होगा और जब लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 0 होगा। ठीक, माइनस इसी तरह से जब पाई पुट करेंगे तो साइन पाई क्या होता है, साइन पाई 0 होता है, π/2 माइनस पाई तो क्या होगा, 0 हो जाएगा ना। तो साइन पाई 0 होता है, फिर माइनस साइन π/2 क्या होगा, 1 होगा, तो 1 रख देंगे। ठीक, तो इसका वैल्यू क्या हो गया, इधर से 1 और इधर माइनस माइनस प्लस 1 इक्वल्स टू 2 आ गया आंसर इस क्वेश्चन का। इसी तरह से क्वेश्चन सोल्व किया जाता है मॉडुलस फंक्शन का। एक पॉजिटिव इंटरवल में डिफाइन करना पड़ता है और एक निगेटिव इंटरवल में। हमें सबसे पहले मॉडुलस फंक्शन को हटाने के लिए ये देखना पड़ेगा कि किस इंटरवल में फंक्शन निगेटिव है और किस इंटरवल में फंक्शन पॉजिटिव है। उसी के आधार पर हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं, अदरवाइज तो गलत हो जाता है। जब अगर जो निगेटिव इंटरवल रहेगा तो निगेटिव के साथ ऑपरेट करेंगे, मॉडुलस फंक्शन को हटाएंगे, और जब पॉजिटिव इंटरवल रहेगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा तो मॉडुलस ऐसे ही हट जाएगा, जैसे कि इस केस में हुआ था। तो अब हम अगला पेज पर अगला क्वेश्चन लेकर के सॉल्व करते हैं। ठीक, उससे पहले हम एक फार्मूला लिख देते हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट फार्मूला है। इसी लगभग इसी दो फार्मूला पर सारा क्वेश्चन सॉल्व होता है। एक प्रॉपर्टी ये है डिफिनिट इंटीग्रल का कि 0 इंटीग्रेशन a से b तक ले f(x) dx रहे, तो ये प्रॉपर्टी कहता है कि a से b तक ही इंटरवल रहता है, लेकिन x को रिप्लेस कर सकते हैं a प्लस b दोनों को ऐड करेंगे a प्लस b और माइनस x से रिप्लेस कर सकते हैं, ऐसा प्रॉपर्टी कहता है। ठीक है, तो दोनों का वैल्यू क्या होता है, बराबर होता है। और तीसरा प्रॉपर्टी क्या है, तीसरा प्रॉपर्टी है कि इंटीग्रेशन 0 से a करेंगे f(x) रहेगा dx, तो इसे भी वही प्रॉपर्टी है, सिर्फ मैंने लिखा इस तरह से। तो क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन 0 से a f(a माइनस x dx। तो हम इसी दो प्रॉपर्टी पर अभी तत्काल एक दो क्वेश्चन सोल्व करते हैं अगले पेज पर, यही दोनों प्रॉपर्टी लगा करके सोल्व करेंगे। ठीक है।
यहाँ पर क्वेश्चन है कि इंटीग्रेशन 1 से 2 तक √2 डिवाइडेड बाई √x डिवाइडेड बाई √3 माइनस x प्लस √x dx, ये क्वेश्चन है। तो हम इसे सोल्व करते हैं और एक और क्वेश्चन है तो उसको भी सोल्व करेंगे। पहले हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में वही प्रॉपर्टी लगाएंगे, इंटीग्रेशन a टू b f ऑफ x dx बराबर लिखेंगे a टू b f ऑफ a प्लस b माइनस x, ये प्रॉपर्टी लगाएंगे। ठीक तो क्या करेंगे, डिफिनिट इंटीग्रल में हमेशा जो भी दिया हो रहता है उसको i बराबर लिखो, इससे बहुत फ़ायदा होता है। i बराबर लिखने से कभी कभी ये सेम एक्सप्रेशन सोल्व करते हुए आ जाता है, तो इसको हम i लिख सकते हैं उसके जगह पर, तो बेनिफिट होता है, सुविधा होता है और सोल्व करने में भी आसानी होता है। तो जो भी डिफिनिट इंटीग्रल दिया जाता है उसे i बराबर मान लिया करो, तभी सोल्व होगा आसानी से। तो मैंने i बराबर लिख लिया है क्या, यहाँ पर मैंने i बराबर लिख लिया है इंटीग्रेशन 1 से लेकर के 2 √x डिवाइडेड बाई √3 माइनस x प्लस √x dx, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब मैं ये प्रॉपर्टी लगाता हूँ, इसे नाम देता हूँ प्रॉपर्टी नंबर 2 या बाहुबली प्रॉपर्टी, है ना, प्रॉपर्टी नंबर 2 या बाहुबली प्रॉपर्टी। तो x को किससे रिप्लेस करेंगे, a प्लस b, दोनों को जोड़ करके माइनस x लिखेंगे। तो 1 और 2 कितना होगा, 3 माइनस x लिखेंगे x के जगह पर। तो लिखते हैं अप्लाई करके, प्रॉपर्टी अप्लाई मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो लिमिट तो वही रहेगा 1 से लेकर के 2 तक, लेकिन x के जगह पर क्या लिखेंगे 1 प्लस 2, तो 1 प्लस 2 माइनस x, इस तरह से रिप्लेस होगा, डिवाइडेड बाई 3 माइनस ऑफ किया 1 प्लस 2, जो लिमिट है 1 प्लस 2, तो 1 प्लस 2 और माइनस x, इस तरह से x को रिप्लेस करेंगे। ठीक, प्लस रूट क्या होगा, a1 प्लस 2 और माइनस x, इस तरह से रिप्लेस होगा dx। तो इसे हम सोल्व करते हैं, क्या होगा 1 से 2 तक √3 माइनस x बटे √3 में से 3 कैंसिल होगा, √x हो जाएगा, और अलग से क्या होगा प्लस √3 माइनस x dx। तो हम देख रहे हैं कि इक्वेशन नंबर 1 में जो डिनोमिनेटर है √3 माइनस x प्लस √x है, तो इसमें भी आ रहा है कि डिनोमिनेटर में √3 माइनस x और √x है। तो देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर सेम है, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को ऐड कर देंगे। तो दाएं तरफ ऐड करेंगे तो बाएं तरफ भी ऐड हो जाएगा, i प्लस i क्या हो जाएगा 2i। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड कर रहे हैं तो i प्लस i क्या हो जाएगा 2i बराबर इंटीग्रेशन में जो लिमिट है तो वो सेम ही रहेगा, क्योंकि इसमें भी 1 से 2 तक है और उसमें भी 1 से 2 तक ही है। तो 1 से 2 तक में जब ऐड करेंगे तो एलसीएम फ्रैक्शन ऑफ एडिशन हो जाएगा, फ्रैक्शन ऑफ एडिशन, तो एलसीएम तो सेम होगा डिनोमिनेटर का, क्योंकि दोनों सेम ही है। तो 3 माइनस x हो जाएगा प्लस √x, ये हो गया नीचे में। और ऊपर में क्या था, इक्वेशन नंबर 1 के ऊपर में था √x, और इक्वेशन नंबर 2 के नोमिनेटर में क्या है √3 माइनस x, ये हो गया इंटू dx। तो हम देख रहे हैं कि ऊपर वाला जो टर्म है वही नीचे में भी आ रहा है, √3 माइनस x यहाँ भी है डिनोमिनेटर में भी और नोमिनेटर में भी है। इसी तरह से √x ऊपर में भी है, नोमिनेटर में भी है और डिनोमिनेटर में भी है। तो दोनों वैल्यू सेम है, तो इस दोनों को कट करके 1 हो जाएगा ना, जैसे कि 5/5 होता है तो क्या हो जाता है 1 हो जाता है। उसी तरह से जब ऊपर नीचे सेम है तो उसका वैल्यू 1 होगा। तो 2i बराबर क्या हो गया, इंटीग्रेशन 1 से लेकर के 2 तक, 1 से लेकर के 2 तक हो जाएगा dx। तो dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x लिमिट रख देता हूँ 1 से लेकर के 2 तक, तो 2i बराबर क्या हो गया 2, जब अपर लिमिट पुट करेंगे 2 और माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 1, ये हो गया। तो इसका वैल्यू क्या आएगा, i बराबर क्या हो जाएगा, 2 में से गया 1/2, ये 1/2 हो गया। i किसे क्या था, i का क्या था इंटीग्रेशन था 1 से लेकर के 2 तक √x बटे √3 माइनस x प्लस x रूट में था dx बराबर, इसका वैल्यू क्या आ गया 1/2, ये हो गया आंसर। इस तरह से क्वेश्चन सोल्व किया जाता है। एक और क्वेश्चन सोल्व करते हैं जिससे ताकि अच्छी तरह से ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा अगला पेज पर।
क्वेश्चन है कि इंटीग्रेशन पाई बाई 6 से लेकर के पाई बाई 3 1/1 प्लस रूट कॉट एक्स, ये क्वेश्चन है dx। तो हम इसे कैसे सोल्व करेंगे, ये 1 है, ठीक है, 1 प्लस रूट कॉट एक्स। पहले तो कॉट एक्स दिखना नहीं चाहिए, कॉट एक्स जब भी रहे तो उसे साइन कॉस में बदल दो ताकि कुछ बेनिफिट हो जाएगा। तो डिफिनिट इंटीग्रल सोल्व करने से पहले डिफिनिट इंटीग्रल को आई माना जाता है, तो आई बराबर इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, पाई बाई 6 से लेकर के लिमिट पाई बाई 3 तक है। और इसे हम ब्रेक कर देते हैं, कॉट एक्स को लिख देंगे साइन कोस बटे साइन, तो क्या होगा 1/1 प्लस रूट कॉस एक्स बटे रूट साइन एक्स, ठीक, dx। तो इसे हम अरेंजमेंट करते हैं, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, पाई बाई 6 लिमिट से पाई बाई 3 तक, और ये जब इसको एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, और ये ऊपर चला जाएगा तो रूट साइन एक्स हो जाएगा बटे ये यहाँ आएगा तो रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स इंटू डी एक्स। ये इक्वेशन नंबर 1 मान लिए, ठीक। अब हम प्रॉपर्टी लगाते हैं, बाहुबली प्रॉपर्टी, इंटीग्रेशन ए से बी तक एफ ऑफ एक्स डी एक्स रहता है, तो रिप्लेस कर देते हैं किसको, ए प्लस बी और माइनस एक्स से, इस तरह से रिप्लेस किया जाता है। तो जब लगाएंगे बाहुबली प्रॉपर्टी तो क्या होगा, एक्स की जगह पर क्या होगा, पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 3, ये पाई बाई 6 से लेकर के पाई बाई 3, ठीक, ये होगा। तो जो साइन पाई बाई 6 और पाई बाई 3 क्या हो जाता है ना, पाई बाई 2 हो जाएगा। तुम जो यहाँ पर देखो ना चेक करके, पाई बाई 6 और प्लस पाई बाई 3, तो क्या आएगा, एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, पाई प्लस 2 पाई बटे 6, मतलब क्या हो जाएगा 2x3 तो पाई बाई 2 हो रहा है, तो वही हो जाएगा रूट साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स हो जाएगा बटे, इसी तरह से यहाँ पर साइन एक्स की जगह पर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स हो जाएगा प्लस रूट, ये क्या हो जाएगा, कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स, यहाँ भी हो जाएगा इंटू डी एक्स। तो मैं जानता हूँ इंटीग्रेशन क्या, पाई बाई 6 से लेकर के पाई बाई 3 तक, साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स बराबर क्या होता है, कॉस एक्स, तो रूट में कॉस एक्स आ जाएगा। इसी तरह से साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, मतलब कॉस एक्स हो जाएगा प्लस रूट, ये कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, तो रूट साइन एक्स इंटू डी एक्स। तो हम देख रहे हैं, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर में क्या है, रूट साइन एक्स और प्लस रूट कॉस एक्स, और इक्वेशन नंबर 1 में भी क्या है, रूट साइन एक्स और प्लस रूट कॉस एक्स, इस तरह से है। तो डिनोमिनेटर सेम है तो जोड़ने में आसानी होगा, तो हम जोड़ देते हैं। इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2 को जोड़ेंगे तो आई और प्लस आई, 2i हो जाएगा, 2i बराबर इंटीग्रेशन पाई बाई 6 से लेकर के पाई बाई 3। तो पहले वाले इक्वेशन में क्या है, रूट साइन एक्स बटे, दूसरे वाले इक्वेशन में क्या है, रूट कॉस एक्स डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर, तो एलसीएम उसी का हो जाएगा, तो रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स। ऊपर भी सेम है नीचे भी सेम है, तो कट करके क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। तो इसे हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन पाई बाई 6 से लेकर के पाई बाई 3 और इंटू डी एक्स, क्योंकि काटने पर तो क्या हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। तो इसको इंटीग्रेशन करते हैं, 2i बराबर क्या आ जाएगा, इसको इंटीग्रेशन करेंगे dx का तो x होगा, तो x पर लिमिट रख देते हैं पाई बाई 6 से पाई बाई 3, तो क्या होगा, पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 6, तो मतलब पाई बाई 6 आ गया। तो i का वैल्यू क्या हो जाएगा, i तो ही निकालना है ना, i का वैल्यू पाई बाई 12 हो जाएगा। ये आंसर हो गया, i मतलब जो इंटीग्रेशन था वो हो गया सॉल्व, यही आंसर हुआ पाई बाई 12 इस क्वेश्चन का। हम लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं।